जी नमस्कार, वेलकम टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बीपीएससी विद्यापीठ। आइए हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में 72nd बीपीएससी के बच्चे अभी किस तरीके से अपने टाइम का यूटिलाइज करेंगे। जिन बच्चों ने 71st का मेंस दे रखा है वो किस तरीके से अपने टाइम का यूटिलाइज करेंगे, और ऑडिटर वाले, एईडीओ वाले और बीपीएससी टीआरई 4.0 इन सभी बच्चों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को देखना है। और दूसरी बात कि डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया है, उसे आप अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि आप लोगों ने जो कमेंट किया था उसके आधार पर एक दूसरा वीडियो इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए मैंने बना दिया है। तो उसी तरीके से कमेंट करेंगे। जो भी आपका इशू है, डाउट है, तो उस जब समय मिलेगा तो एक वीडियो के माध्यम से या फिर आप वहाँ पे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे भी रिप्लाई आपको मिल जाता है। व्हाट्सएप नंबर चाहे तो नोट कर सकते हैं, 94 30 84 0665। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया था 71st वाले बच्चों को लेकर के कि जिन बच्चों ने 71st का मेंस दे रखा है वो बच्चे अपने टाइम को इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्ट कर देंगे अब, क्योंकि उसमें पूरा सिलेबस वगैरह डिस्कस किया है। तो मैं यहाँ दोबारा डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, आप उस वीडियो को जा करके देख लेंगे। तो अपना टाइम इंटरव्यू के लिए कैसे यूटिलाइज करेंगे, और दूसरा जो 72nd आप भी देने वाले हैं, तो 72nd के पीटी के लिए किस तरीके से टाइम यूटिलाइज करेंगे और मेंस के लिए किस तरीके से टाइम यूटिलाइज करेंगे, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाला पार्ट आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। और इंटरव्यू के लिए कैसे टाइम को यूटिलाइज करना है आपको, तो वो वाला पार्ट पिछले वीडियो में है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए, 2-3 तरीके के बच्चे हैं। सबसे पहले जिन्होंने 71st मेंस दे रखा है, और दूसरा जो बच्चे के 72nd बीपीएससी देंगे अभी, और जिनका कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो गया, इसलिए वो जो है कि थोड़ा सा अभी समय को लेकर के उपापों में है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो जो बच्चे की 72nd बीपीएससी पीटी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर कुछ दिनों में आ जाएगा। उसके लिए चिंता नहीं करना है। आपको चिंता करना है कि क्या आपका सारा टॉपिक तैयार है, क्या आपने बेसिक रिसोर्सेज सारे कंप्लीट किए थे, क्या आपका 26 जुलाई को जो एग्जामिनेशन होने वाला था उससे पहले आपको क्या 100 नंबर के आसपास टेस्ट सीरीज में आ रहा था, 100-105 के आसपास आ रहा था। अगर नहीं आ रहा था तो कहाँ कमी है, उस पर चर्चा करना है। अगर 100-105 नंबर के आसपास आपके टेस्ट सीरीज में आ रहे थे, तो अभी आपको किस तरीके से मेंस पे काम करना है, उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं उन बच्चों को थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों के टेस्ट सीरीज में मार्क्स 65 से 70-75 के बीच आ रहे थे, वो सारे बच्चे बिल्कुल रडार पे थे 26 जुलाई को, और आप एग्जामिनेशन में फ़ेल होने वाले थे। आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या स्थिति थी आपको 18 तारीख को जब एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, उससे पहले क्या सोच रहे थे कि किसी तरीके से इस बार भगवान निकल जाए, किसी तरीके से बस निकल जाए। तो किसी तरीके से एग्जामिनेशन नहीं निकलता, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो कृपया आपको अपने पीटी पे ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है। कितना प्रोपोर्शन में देने की आवश्यकता है, कितना समय आपको पीटी पे देना है, कितना मेंस पे देना है, वो सभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि 60/40 के रेशियो में टाइम देना है, कि 70/30 में देना है, 80/20 में देना है, पीटी को कितना देना है, मेंस को कितना देना है। तो सबसे पहले जिनका कि पीटी तैयार नहीं था, उन बच्चों के लिए जिनका कि हालत ख़राब था, तो हालत ख़राब था कैसे पहचानेंगे अपने आप को कि मेंस का टेस्ट सीरीज आप मार्क्स टेस्ट सीरीज आप पीटी का लगा रहे थे, किसी भी इंस्टीट्यूट का लगा रहे थे, कहीं भी लगा रहे थे, आपको 65-70-80 नंबर के आसपास आता था। 80-85 से ऊपर आप जा नहीं पा रहे थे, फाइनली 90 तक। तो जिनको भी 65-70 मार्क्स आ रहे थे या कम मार्क्स आ रहे थे, उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, वो ऐसे छात्र जिनका कि 2-3 अटैम्प्ट से पीटी नहीं निकल रहा है, बार बार पीटी दे रहे हैं, पीटी नहीं निकल रहा है, तो आप ये जो मार्केट में मेंस की पूरी पिपड़ी बजाई जा रही है, आप उसमें क्यों उलझे हुए हैं? पहले अपने आप को एनालाइज कर लीजिए कि मेरी कमी कहाँ है, और सिर्फ और सिर्फ उसी कमी पे काम करना है। यू हैव टू वर्क ऑन योर वीक पॉइंट। ऐसा नहीं है कि मार्केट में भेड़ चाल की तरह चल देना है। अगर आपका सारा टॉपिक कवर नहीं था पहले से, तो आप बहुत सारे पीटी के टॉपिक को भी ना कवर करेंगे कि मेंस का आंसर राइटिंग में बैठ जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे जो मेंस का आंसर राइटिंग करने के लिए अभी से तैयार हो गए रहे हैं, सबसे पहले क्या आपने मेंस के सिलेबस को कंप्लीट किया है? अगर नहीं किया है तो आंसर राइटिंग में आप कैसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? तो जिस बच्चे की जहाँ पर कमी है, वहाँ से कमी को सुधार करके वहाँ से काम करना है। जिस बच्चे का सारा चीज़ कंप्लीट है, वो अवश्य बात है आंसर राइटिंग करें। जिसका डीआई कमी है, डीआई में बात करेंगे। जिसका एसए में कमी है, एसए में बात करेंगे। बहुत बच्चे ऐसा होंगे कि जो जीएस2 का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किए होंगे, ना कहीं से क्लास किए होंगे, ना कहीं इसका नोट्स तैयार होगा। तो इन सब चीज़ों पर आपको सोचना पड़ेगा कि मेरी कमी कहाँ है। आप एक बार खुद से सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन कीजिए, एनालाइज कीजिए अपने आप को। अगर खुद से नहीं कर पाते तो हम लोगों से पूछिए, हम लोग बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, पीटी करना चाहिए, मेंस करना चाहिए, कि क्या करना चाहिए। और एग्जाम सिनॉप्सिस अगर आपका रेडी नहीं है, तो आपको सबसे पहले पीटी का तैयारी करना चाहिए। तो पहली बात कि जिस भी बच्चे का मार्क्स जो है कि टेस्ट सीरीज में 65, 70, 90, 95 के आसपास आ रहा था, वो बच्चे बिल्कुल 100 मार्क्स जब तक नहीं आने लगे, 100-105 मार्क्स के आसपास किसी भी टेस्ट सीरीज में, किसी भी इंस्टीट्यूट का उठा कर दे लीजिए,
तब तक आप पीटी में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। पीटी बहुत टफ होने वाला है। क्यों होने वाला है मैं आपको समझा देता हूँ, 2 मिनट मैं लूँगा आपका। देखिए, एक सेकंड, यस। तो देखिए पीटी में क्या हुआ था इस बार, चीज़ों को समझ लीजिए थोड़ा सा, कि जब यूपीएससी पीटी का एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ, उसके बाद करीबन 1.5 लाख के आसपास बच्चों ने जो है कि बीपीएससी का फॉर्म भरा है। क्यों उन बच्चों ने फॉर्म भरा है यूपीएससी पीटी खत्म होने के बाद? कारण क्या था कि यूपीएससी पीटी इस बार इतना टफ और रैंडम आया है कि सारे बच्चों को लग रहा है कि मेरा पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, चलो हम बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं। सिर्फ बीपीएससी का फॉर्म बिहार के बच्चों ने नहीं भरा है, उस 1.5 लाख बच्चों में से बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं। इस तरीके से अलग अलग हिंदी भाषी स्टेट के लगभग छात्रों ने बीपीएससी का फॉर्म भर दिया है, क्योंकि पीटी इतना यूपीएससी का रैंडम हुआ, उसका परिणाम ये निकला। अब आप समझ रहे हैं, वो सारे बच्चे जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करके रखे थे, जो कि 24 मई को एग्जामिनेशन देने के लिए गए थे, वो बच्चे जब आपके कंपटीशन में आएंगे, आप उसके सामने टिक पाएंगे क्या? बहुत मुश्किल होगा। दूसरा कि पीटी का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है। जब भी पीटी का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, आपको याद है 67 में बीपीएससी पीटी के बारे में एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड होने का नतीजा क्या था? 113 चला गया था पीटी का कट ऑफ। और उस पीटी के एग्जामिनेशन में किसी बच्चे को 129 मार्क्स, किसी को 127 मार्क्स, किसी को 124 मार्क्स, कई सारे बच्चों को तो 117, 115 मार्क्स, इस तरीके से। जबकि पीटी का कट ऑफ क्या रहता था उसमें? 97, 98, 103 इसी के आसपास रहता था। सब लोग गेस कर रहे थे 105 जाएगा कट ऑफ, अचानक से जंप मारा और 113 चला गया कट ऑफ। 8 नंबर का जंप एक साथ, वो भी हर वर्ग में। आप ओबीसी गर्ल को देख लें, एबीसी गर्ल्स को देख लें, ओबीसी बॉयज़ को, बीसी बॉयज़ को, किसी को भी देख लें, सबके कैटेगरी का कट ऑफ बहुत रैंडम ऊपर गया था, बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला गया था। उस बार पीटी इसी तरीके से लगातार पोस्टपोन हो रहा था। इस बार भी वही नतीजा हुआ है। 26 जुलाई के लिए बहुत सारे बच्चों का प्रिपरेशन था, लेकिन पीटी पोस्टपोन हो गया, तो वो बच्चे रुके नहीं, रात दिन लाइब्रेरी में दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं। पीटी को भी पढ़ रहे हैं, मेंस को भी पढ़ रहे हैं, जहाँ कमी है पूरा कर रहे हैं। तो आप समझिए इस चीज़ों को। मैंने जो यहाँ लिखा है ना कि ये पूरा कि आपको क्या किस चीज़ को करना चाहिए, तो आप समझिए कि कैसे अपने समय को यूटिलाइज करेंगे, उसको थोड़ा सा यहाँ पे देखने का प्रयास करें। देखिए, हर एक बच्चा ये प्रैक्टिस करेगा कैसे करके आपको एनालाइज करना है अपने एग्जामिनेशन के बारे में। आप क्या कीजिए कि ये बना लीजिए एक अपने से भी, खुद से, मतलब इस तरीके से टाइप वाइप नहीं करने आता है तो पेन पेपर उठाइए, खुद से सारा इसे स्केल से बना लीजिए अपना, अगर टाइप नहीं करने आता है तो। और उसमें लिखिए, अपने सीरियल नंबर दीजिए, टॉपिक का नाम लिखिए, बेसिक रिसोर्स या क्लासेस उस टॉपिक के बारे में आपने क्या किया है वो लिखिए, क्या उसका आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया था, क्या उसने आपका सिनॉप्सिस बना लिया था, यहाँ तक अभी आप लिखिए। और R1 R2 जो ये रिवीजन 1 और रिवीजन 2 है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सारे टॉपिक का नाम लिखिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ऑप्टिक्स, जो एक साइंस का एक टॉपिक है, मैंने कहाँ से पढ़ा है उसको मान लीजिए कि बेसिक रिसोर्स मेरा एनसीईआरटी था, मैंने वहाँ से पढ़ा है। मैंने घटना चक्र का उसका सारा पीवाईक्यू लगा लिया है, इतना तक काम करके रखा है। मैंने उसका सिनॉप्सिस भी बना लिया है, तो यस मैंने बना लिया है। अगर आपने नहीं बनाया, जिस स्टेज पे कमी है उस स्टेज पर देखिए। जैसे कि प्रियम्बल एक टॉपिक है पॉलिटी का, मैंने कहाँ से पढ़ा है, तो लक्ष्मीकांत से मान लीजिए पढ़ लिया है। मैंने क्या किया है, तो मैंने यूपीएससी का पीवाईक्यू लगा लिया है एमसीक्यू प्रैक्टिस के रूप में, और घटना चक्र भी बना लिया है, साथ के साथ उसका सिनॉप्सिस भी रेडी है। लेकिन हिस्ट्री में मेरी कमजोरी है। मान लीजिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक चैप्टर है हिस्ट्री में, और उसको मैंने कोई बेसिक रिसोर्सेज से तो पढ़ा नहीं था कभी, और सीधा एमसीक्यू प्रैक्टिस घटना चक्र से कर लिया था, और उसका मेरे सिनॉप्सिस भी तैयार नहीं है। तो इसी तरीके से क्या करना है कि पूरा एक लंबा एक्सेल शीट बनाइए अपने से। एक्सेल शीट नहीं बना पाते हैं तो पेन पेपर पे इस तरीके से लाइन खींच के बना लीजिए, उसमें सारे टॉपिक का नाम लिख दीजिए। उसमें आप खुद से एनालाइज करेंगे कि मेरा बेसिक रिसोर्स पढ़ने का क्या था, ऑप्टिक्स को पढ़ने का क्या था, प्रियम्बल को पढ़ने का क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने का क्या था, ये वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने को लेकर के क्या था, ये ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक के बारे में क्या था। इस तरीके से 3, 4, 5, 6, 7 करते करते करीबन 100-150 टॉपिक रहता है बीपीएससी पीटी में। हर एक टॉपिक के बारे में लिख लीजिए, उसका बेसिक रिसोर्स के बारे में लिखिए वहाँ पर, और क्या आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया था, नहीं किया था, घटना चक्र लगाया था या नहीं लगाया था, वो सारा चीज़ आप लिखिए उस पर अच्छे से। और लिखने के बाद फिर आपको क्या आपका उसका एग्जामिनेशन का सिनॉप्सिस तैयार है। ये कैसे तैयार करते हैं एग्जामिनेशन सिनॉप्सिस बताएंगे, ताकि एग्जाम से 3 घंटा पहले हमको समय मिले तो मैं सारे चैप्टर को रिवाइज कर लूँ, सारे टॉपिक को रिवाइज कर लूँ। क्या वो बुकलेट आपके पास, वो सिनॉप्सिस आपके पास तैयार है या नहीं है। अगर आप इस तरीके से पीटी पे एक बार ज़बरदस्त तरीके से काम कर लेते हैं ना, फिर तो मान के चलिए कि चाहे वो पीटी बीपीएससी का हो या पीटी यूपीपीएससी का हो, उसके या पीटी जो है कि आरएएस का हो, कि या उत्तराखंड पीएससी का हो, या जेपीएससी अभी कैंसिल होने वाला है, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर के रखा होगा, तो जेपीएससी का हो,
सब एग्जामिनेशन, सब पीटी एक बार में निकलेगा और एक साथ निकलेगा, अगर मेरे बताए तरीके से आप इस पर काम कर लेते हैं तो। कैसे करना है, क्या करना है डिटेल में, तो इस पर चूँकि बहुत सारी बातें करनी होती है, हर बातें यूट्यूब पे हो नहीं सकती है, तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, ये बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का मैंने नाम रखा है जीवन दान बैच। जीवन दान यहाँ पे लिखा भी होगा, आप देख रहे हैं ना, ये जीवन दान 72nd बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम है। उसमें पूरा ये डिटेल प्रोवाइड करवाया जाता है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कैसे कैसे, और भी चीज़ें बताएंगे आपको। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का मतलब कि सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान आपका क्या है, स्टडी मटेरियल आपने कैसे क्या किया था, गाइडेंस की क्लासेस भी ली जाती हैं, 1-to-1 सेशन भी बच्चों से बात भी करते हैं, करंट अफेयर की क्लासेस भी उसमें करवा ही रहे हैं। बिहार स्पेशल बच्चों ने डिमांड किया तो करंट अफेयर और बिहार स्पेशल की क्लासेस करवा देंगे। सारे जितने भी मार्केट में जितने भी तरीके के पीडीएफ हैं वो भी लगभग अवेलेबल करवा देते हैं। वैसे तो रिक्वेस्ट रहता है कि आप खुद से बुक खरीद के पढ़िए, रंगाइए उसको, वो ज़्यादा मेमोराइज होता है, लेकिन पीडीएफ भी जिन बच्चों के लिए तो उस पर पीडीएफ भी मिल जाता है। उसके बाद मार्क इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजी वगैरह, तो ये सारा चीज़ उसमें बताया जा रहा है। और इसका प्राइस जो है कि अभी ऑफर में 499 रुपये रखा गया है। जिन छात्रों को इस मेंटरशिप प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, जीवन दान मेंटरशिप प्रोग्राम में 499 रुपये का पेमेंट करना है। कहाँ पे पेमेंट करना है, तो ये रहा QR कोड, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस QR कोड पे पेमेंट करके आप अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट 9430840665 पे सेंड कर देंगे, 499 रुपये ओनली, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया कि जिन बच्चों का पीटी कमज़ोर था, जो बच्चे की 26 जुलाई को लेकर के काँप रहे थे, जिनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के मैंने स्वीकार किया कि हाँ मेरी कमज़ोरी थी, मेरा पीटी हो सकता है इस बार मिस हो जाता, लेकिन मुझे एक जीवन दान मिला है भगवान की तरफ से, और मैं कसम खाता हूँ कि अब 72nd बीपीएससी का पीटी नहीं रुकने दूंगा। दूसरे वो छात्र जिनको कि लग रहा था कुछ नंबर से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ने वाला है, 20 श्योर अब आप पीटी की तैयारी को भी थोड़ा सा और आपको बुस्टअप करना होगा, टॉपअप करना होगा। कैसे टॉपअप करेंगे वो भी समझा देते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है कि किस चैप्टर में क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे करना है, वो सारा हम लोग क्लास में बताते भी रहते हैं उस बैच में। समय ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबा होगा, फिर आप लोग देखते नहीं हैं। अब मैं बात करता हूँ कि जिन बच्चों को का पीटी थोड़ा सा तैयार था उनको क्या करना चाहिए, फिर अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जिन बच्चों का पीटी तैयार था लगभग, तो उनको पीटी छोड़ना नहीं है, उनको रिवाइज करते रहना। जैसे मान लीजिए कि 40% टाइम आप अपना पीटी पे देते रहेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि फिर पीटी भूल जाएंगे तो फिर पीटी मुश्किल हो जाएगा और अचानक से एग्जाम डेट आ गया तो परेशान हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि GS1, GS2, एसए में आप किस तरीके से काम कर रहे थे। अगर आपने GS2 का मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट जैसे कि साइंस एंड टेक है, या फिर ज्योग्राफी है, या इकोनॉमी है, उसका कभी क्लास नहीं किया है मेंस के पर्सपेक्टिव से, या उसका नोट्स नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले उसको पढ़ लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे में फंस जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो बिहार का तीसरा खंड में आता है ना, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, तो खंड 3 में जो बिहार से संबंधित स्पेशल टाइप का ऐसे रहता है, जो लोकोक्तियों आधारित ऐसे होता है, उस पर कमजोरी है, तो सबसे पहले उसका क्लास कर लीजिए, या फिर कहीं से बुक पढ़ लीजिए, रिसोर्सेज पढ़ लीजिए। वो हम लोग ऐसे मेंटरशिप प्रोग्राम में बताया भी है, उसका हो सकेगा तो वीडियो ही अपलोड करवा देंगे आप लोगों के लिए भी, अगर आपका रिक्वेस्ट रहेगा तो उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जिन बच्चों का ये सब कंप्लीट है, वो बच्चे क्या करेंगे, तो कुछ अगर आंसर राइटिंग करने का इच्छा है तो कुछ GS1 का आंसर राइटिंग करके देख लीजिए, कुछ GS2 का आंसर राइटिंग करके देख लीजिए, कुछ ऐसे लिख करके देख लीजिए। अभी कुछ समय है आपके पास, आंसर राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन आपकी तैयारी कितनी है पहले इसको एनालाइज करने की आवश्यकता है। बिना एनालाइज किए अगर भेड़ चाल में चलेंगे ना, तो 1-1.5 महीना निकलने में समय नहीं लगेगा, और उसी बीच में जो है कि आपके पीटी का डेट भी आ जाएगा, और फिर जो है कि ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ना पीटी हुआ ना मेंस हुआ, 1.5 महीना क्या किए रैंडम तरीके से कुछ पता ही नहीं चला। आपको आपके हर घंटे का हिसाब पता होना चाहिए कि हमने आज अपने जीवन में क्या किया, क्या पढ़ाई किया, पीटी कर रहे हैं, मेंस कर रहे हैं, मेरा टारगेट क्या है, मेरा डेली टारगेट क्या है, मेरा वीकली टारगेट क्या है, मेरा मंथली टारगेट क्या है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो रैंडम पढ़ाई करेंगे तो आप कई साल से तो कर ही रहे हैं तैयारी, 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी चल रहा है। बीपीएससी 1 साल का भी खेल नहीं है ढंग से, 4 साल से तैयारी चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई, क्या कारण क्या है। इसी तरीके से रैंडम पढ़ते आए आज तक जीवन में, कोई मेंटरशिप नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, बस अपने मन से चल रहा है। सेल्फ स्टडी इतना घातक हो गया। इससे अच्छा तो हम लोग जब पुराने समय में क्लास करके यूपीएससी का एग्जामिनेशन देते थे या बीपीएससी का एग्जामिनेशन देते थे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता था। एक लिमिटेड टाइम लगता था क्लास करने में, 8 महीने 9 महीने 10 महीने लगता था क्लास करने में, लेकिन मान लीजिए 1 साल क्लास करने के बाद भी एग्जामिनेशन देते थे तो वो एग्जामिनेशन निकल जाता था।
क्योंकि क्लास में एक रूटीन होता था ना, हम लोग जाते थे, सारे लोग बैठते थे, सर आते थे, पढ़ाते थे, नोट्स बनाते थे, फिर उसको रटते थे, फिर दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कस करते थे कि तुम्हारा कंप्लीट हुआ कि नहीं, मेरा कंप्लीट हुआ कि नहीं, तुमको याद हुआ कि नहीं। फिर टेस्ट सीरीज होता था तो हर शनिवार को जाके टेस्ट देना ही देना है। तो इस तरीके से वो जो पढ़ाई का तरीका था वो अच्छा था। आज के समय में क्या हुआ, ऑनलाइन है, 2 मिनट यूट्यूब खोले, सुनने में अच्छा लगा ठीक है, नहीं तो बंद कर दिए। किसी का पेड कोर्सेस ले लिए हैं, जीवन में क्लास कभी देखे नहीं हैं, अब फिर उसको गरिया रहे हैं कि तुम तो अच्छा पढ़ाया ही नहीं था। अरे भाई, आपने किसी का कोई कोर्स लिया, किसी भी इंस्टीट्यूट का लिया है, उसको पढ़ाई आप कंप्लीट किए नहीं, कुछ वीडियो यहाँ से देख लिए, कुछ रेंडमली वहाँ से देख लीजिए। इस तरीके से जीवन में पढ़ाई नहीं होता है। और ऑनलाइन स्टडी जितना सुविधा दिया है बच्चों को, उतना ही बहुत सारे बच्चों का नुकसान भी कर दिया है। इस बात को आप स्वीकार कीजिए, ये हुआ है। इधर से पीडीएफ आ रहा है, उधर से पीडीएफ आ रहा है, रैंडम पीडीएफ, कभी इसका उठा लिया, कभी उसका उठा लिया। उसमें कोई पीडीएफ वीडीएफ आता नहीं था, सीधा किताब आता था। 2 किताब खरीदते तो उतना ही पैसा रहता था, उसके बाद पैसा भी नहीं रहता था कि तीसरा कोई किताब आएगा तो खरीद भी लेंगे। तो उसी में से चुन के खरीदते थे, मार्केट में जाकर देखते थे, 5 मिनट 10 मिनट पहले किताब को पढ़ के देखते थे, अच्छा लगा तो दोस्तों से पूछते थे, सीनियर से पूछते थे, हाँ ये किताब अच्छा है, फिर उसको खरीदते थे, फिर पढ़ते थे, और उसी को 4 बार 3 बार पढ़ते थे। और अभी भी वही फार्मूला काम कर रहा है कि एक किताब को आप 10 बार पढ़िए, ना कि 10 किताब को एक एक बार पढ़िए। एक किताब को आप 10 बार पढ़ेंगे ना, बेसिक रिसोर्स अगर आपका मजबूत है, और 4 बार अगर आपने रिवीजन कर लिया है चीज़ों को, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, रिवीजन 1 में सिनॉप्सिस बनाना है, रिवीजन 2, रिवीजन 3, ये बहुत डिटेल में बातें करेंगे हम जब ये मेंटरशिप बैच में हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे, तो उसे करना पड़ेगा, नहीं तो संभव नहीं है। देखिए, मान लीजिए कि केमिस्ट्री में ही है, कितना टॉपिक है, मुश्किल से 11 टॉपिक है। दिन भर में अगर 2 टॉपिक भी पढ़ते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी को पढ़ लिए एक दिन, फिर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द सब्सटेंसेस उसको पढ़ लिए, फिर केमिकल रिएक्शंस को पढ़ लिए, बॉन्ड्स को पढ़ लिए, या फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस एंड साल्ट, देखिए बीपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि एसिड बेस एंड साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल एंड नॉन मेटल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जैसे कि केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फूड केमिस्ट्री वगैरह नहीं पूछा जाता उतना, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री उतना नहीं पूछा जाता। तो इसको क्या करेंगे, एक बार पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे, इसके बाद एग्जामिनेशन के समय में एक बार देख लेंगे, उसको छोड़ देंगे। अब जैसे कि अब सारे में 11 है, तो इसको बहुत इज्जत देंगे, आइए साहब आपको बहुत इज्जत देंगे, आपको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार रटेंगे भी, उसका सिनॉप्सिस भी बना के रखेंगे, घटन चक्र से भी बना लेंगे। उसके बाद जो एनडीए सीडीएस एग्जामिनेशन हुआ है उसका भी पीवाईक्यू उठा करके बना लेंगे। हो सके तो 11 12 के बुक्स में जो कुछ अच्छे एसिड बेस और छाल का नाम दिया हुआ है, एसिड बेस एंड साल्ट का, उस साल्ट का अच्छे से क्या यूटिलाइजेशन है नहीं है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्ड वगैरह से कुछ पूछा जाता है तो उसको पढ़ेंगे। अब देखिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से बीपीएससी में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को ज़्यादा इज्जत देंगे ना। जिससे नहीं पूछा जाता उसको कम इज्जत देंगे। ये जीवन में भी होता है कि जो गर्लफ्रेंड आपको ज़्यादा वैल्यू दे रही है, जो बॉयफ्रेंड ज़्यादा वैल्यू दे रहा है उसको ज़्यादा इज्जत देंगे। जो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा उसको क्या इज्जत देंगे। जो सपोर्ट रेडियो एक्टिविटी से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, कैसे करना है, एक एक चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसके बारीकी में जाना पड़ेगा। जैसे बायोलॉजी में आप देखिए, एक बात और समझ लीजिए, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा लेकिन कोई नहीं, बता ही देते। बायोलॉजी में अब सवाल ज़्यादा पूछे जाने लगे। पहले क्या होता था, 30 सवाल पूछे जाते थे, अभी भी 30 सवाल ही साइंस से पूछे जाते थे। उसमें इसी तरीके से रहता है था कि बायोलॉजी से मान लीजिए कि 11 सवाल पूछ लिया, फिजिक्स से 10 सवाल पूछ लिया, तो केमिस्ट्री से 9 सवाल पूछे जाते थे। अब क्या हुआ है कि केमिस्ट्री से 5-6 सवाल ही पूछे जा रहे हैं, फिजिक्स से 10 सवाल पूछे जा रहे हैं, बायोलॉजी से जो है कि 15-16 सवाल, ये 14-15 सवाल के आसपास पूछ लिए जा रहे हैं। तो अब बायोलॉजी का इज्जत बढ़ गया, इसको अच्छे से ना इज्जत देंगे, इसका वैल्यू बढ़ गया है, इसको इज्जत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ज़्यादा देना पड़ेगा तो टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। अब देखेंगे बायोलॉजी में हमको कौन कौन टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 12 की चीज़ें भी बायोलॉजी में पूछी जा रही थी। पहले तो क्या होता था, हेल्थ डिजीज रट लो, और फिर जो है कि कुछ सेल रट लो, कुछ जेनेटिक्स को रट लो, बस कुछ बायोलॉजी के और भी चीज़ों को हम लोग रट लेते थे, सिंपल काम बन जाता था। अब नहीं बन रहा है, 11 12 का पूछा जा रहा था। 11 12 को अपडेट करके टॉपअप करना पड़ेगा बायोलॉजी को। आपने अगर एक बार मान लीजिए कि चीज़ों को पढ़ भी रखा है, घटना चक्र लगा भी रखा है, तो आपको फिर एनडीए सीडीएस में जो सवाल पूछे गए हैं उसको, और एनसीईआरटी में जो कुछ टॉपिक हैं, कुछ जेनेटिक्स, कुछ कोडोन के बारे में लगातार पूछा जा रहा है, तो उन कोडोन्स के बारे में आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो फिर वही होगा, बायोलॉजी में सवाल आएंगे, आप 5 बना पाएंगे, कोई जो है कि 9-10 बना देगा, तो आप फिर वहाँ पर पीछे हो जाएंगे ना। तो इन सब चीज़ों के बारीकियों को समझने की आवश्यकता है। अभी कंप्लेन करेगा हिंदी मीडियम वाला कि हम लोगों के लिए सर तो कुछ बोले ही नहीं, इंग्लिश मीडियम में ही सारा बात दिख रहा है। नहीं भाई, हिंदी मीडियम में भी है। जैसे यहाँ की गति है, बल तथा न्यूटन के गति के विषयक के नियम है, वैद्युतिकी है, बहुत दिक्कत होता है हमको हिंदी में थोड़ा सा। ये आवर्त गति है, मात्रक तथा मापन है। तो इस तरीके से सारा है, हिंदी मीडियम के लिए भी सारा चीज़ें अवेलेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
देखिए ये कैलेंडर है, ये इसका PDF हम जो है कि आपके फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। आप समझिए कि 18 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है। 18 जुलाई से आज जब हम वीडियो को रिकॉर्ड कर, तो ये 8 अगस्त कंप्लीट हो गया है। ये 8-9 अगस्त तक आपने क्या किया? 10-20 दिन कंप्लीट हो गया, आपने क्या किया? इस बीच में पढ़ाई किया है? ईमानदारी से सीने पे हाथ रखिए और बताइए। अगर नहीं पढ़े हैं ना, तो याद रखिए कि वही हाल होने वाला है जो कि 18 जुलाई को हो रहा था आपके साथ 26 जुलाई के एग्जामिनेशन को लेकर के। कितना दिन तो बर्बाद कर दिया। अगस्त का देख लीजिएगा, 8 दिन तो अगस्त का चला गया, ख़त्म। ये सारा तो बर्बाद हो गया ना। एक वीक आपने पूरा बर्बाद कर दिया, तो एक वीक तो निकल गया। और मान लीजिए कि सितंबर या अक्टूबर के 10 तारीख के आसपास एग्जामिनेशन होता, तो आपके पास कितने वीक बचे हुए हैं? गिनती गिनिए। 1 2 3 4 वीक, सॉरी 3 वीक यहाँ पे है आपका, उसके बाद फिर 4 वीक यहाँ पे है, 7 वीक हो गया, 1 वीक और इसका ले लेते हैं, तो 8 वीक के आसपास है समय। 8 विषय पढ़ना भी, 7-8 विषय पढ़ना भी रहता है, तो मुश्किल से एक विषय पे भी अगर 10-12 दिन भी काम करने का समय नहीं है। तो ये कैलेंडर के हिसाब से आप तय करेंगे। मैं अगला वीडियो बना दूंगा कि कैसे कब कब कितना कितना टारगेट लेना है, क्या करना है। 15 अगस्त से पहले क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए, 15 अगस्त के बाद क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। जो छात्र इंटरव्यू गाइडेंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए अभी भी ये ऑफ़र एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन लिमिटेड सीट के लिए ऑफ़र है। सीट लगभग कंप्लीट होने वाला है इस बैच का, तो ये 1999 वाला ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। ये आप इंटरव्यू के लिए स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको पेमेंट करना है इस QR कोड पे 1999 रुपये का इंटरव्यू बैच में एडमिशन लेने के लिए, और आपको आपका पेमेंट स्क्रीनशॉट जो होगा उसको आप सेंड कर देंगे इस नंबर पे। मैं नोट कर देता हूँ, 94 30 84 0665। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंटरव्यू बैच वाले बच्चे। और जो भी कोई डाउट है, या तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या यहाँ पे नंबर दिया गया है, ये 94 30 84 0665, इस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे अपने डाउट को, तो उस वहाँ पे भी आपको रिप्लाई कर दे दिया जाएगा अगर समय मिलेगा, अदरवाइज एक वीडियो ही बना दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है तो आपका दिमाग पॉपकॉर्न ब्रेन नहीं है, आप किसी चीज़ को लंबे वीडियो को सुनने समझने में अभी भी सक्षम है। आपका दिमाग बिल्कुल स्वस्थ है, और आप लंबे वीडियो को देख करके पढ़ाई करने में धैर्य रखने की आपके अंदर क्षमता है। इस चीज़ को आप अप्रिशिएट कीजिए। इसी बातों के साथ मन से पढ़िए,